हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हमने तीनों पेलियोलिथिक एज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जान लिया है कि व्हाट इज़ लोअर पेलियोलिथिक एज, उसकी प्रोमिनेंट साइट्स को हमने देखा। मिडल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज की भी साइट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कवर करा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो तीनों एजेस हैं, लोअर, मिडल और अपर, उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्ट हमें देखने को मिलते हैं और कल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो कल्ट्स है ना, ये काफ़ी हद तक आर्ट के साथ ही कनेक्टेड है। यानी कि ये जो आर्ट है, इंसान जो पुराने ज़माने के अंदर करते थे, किस फॉर्मेट के अंदर करते थे, वो बनाते थे केव्स और वॉल्स पे वेरियस तरह की पेंटिंग्स। और अगर वो पेंटिंग्स जुड़ी हुई है किसी एक रिचुअल से, ठीक है, या नंबर ऑफ रिचुअल से, या फिर उनकी कोई है रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो हम उनको कहेंगे कि दीज पेंटिंग्स या दीज आर्ट फॉर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ कल्ट्स या कल्ट। कल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसका एक रिलीजियस नेचर हो, जो कि पूजनीय हो, उसको हम कल्ट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। कि आर्ट, इंसानों के आर्ट पेलियोलिथिक एज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, जो उन्होंने केव पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स, ये सब जो कर रखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें बना रखी हैं, वो एक उनके आर्ट का एक नमूना है। लेकिन अगर उस आर्ट के नमूने के अंदर अगर इंसानों की कुछ ऐसी तस्वीरें जो उन्होंने बना रखी हैं, पेंटिंग्स वगैरह, अगर उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी झलक हमें देखने को मिलती है जो कि रिचुअल्स के थ्रू या फिर जिसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या रिचुअल्स के साथ वो कनेक्टेड है, तो उसको नाम दिया जाता है कल्ट, जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो और वो परंपरागत रूप से इंसान जो है वो बनाते थे। इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है, जो आर्ट का ओवरऑल जो इतिहास है, यानी कि इंसानों ने पहली बार ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह करना जो स्टार्ट करी, अगर हम इसकी हिस्ट्री को चेक करना चाहें कि सबसे पुराने आर्टिस्ट कौन से थे, तो उसका आंसर होगा प्री हिस्टोरिक जो लोग थे वो सबसे पुराने आर्टिस्ट थे। क्योंकि प्री हिस्टोरिक आर्ट ही एक ऐसे फेज को दर्शाता है जहाँ पर आर्ट की पूरी जो हिस्ट्री थी ह्यूमन बींग्स की, वो इन्हीं स्टेज से कनेक्टेड है, स्टेजेस से कनेक्टेड है। स्टेजेस में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पेलियोलिथिक एज में 3 एजेस आ जाती हैं, 3 स्टेजेस आ जाती हैं, लाइक लोअर, मिडल एंड अपर। तो ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये बेसिकली हमें एक दरवाज़ा देते हैं ताकि हम प्री हिस्टोरिक लोगों के जीवन को, उनकी दुनिया को समझ सकें कि वो फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, या फिर जो भी उनके मन के अंदर चलता होगा, क्यों उन्होंने केव और वॉल पेंटिंग्स की नक्काशी बनाई थी। ठीक है, अब ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि प्री हिस्टोरिक जो लोग थे, जो पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे, वो पत्थरों पर, चट्टानों पर जो है वो पेंटिंग्स बनाते थे। लेकिन इसके अलावा रॉक आर्ट सिर्फ पेंटिंग के बारे में नहीं है, ये एक और चीज़ के बारे में है जिसके लिए आपको एक टर्म दी जा रही है, पेट्रोग्लिप्स। पेट्रोग्लिप्स का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर एक पत्थर है, एक चट्टान है कोई भी, आपने उसके अंदर से किसी एक जगह पर इतने से पत्थर को निकाल दिया। अब प्रॉपर आपने ऐसे ही नहीं निकाला, लेकिन ओवरऑल जो दाने दाने, तिनके तिनके करके आपने पत्थरों पर कुछ भी एक बनाना चाहा, कोई भी एक नक्काशी बनानी चाहिए, आपने उसको एक हार्ड सरफेस से ठोका, मारा, तो लगभग इतने साइज का पत्थर, इसको मैं अलग करके बना देता हूँ, लगभग इतने साइज का जो पत्थर है इस पूरी चट्टान से अलग हो गया। बात को समझने की कोशिश करना, क्यों हो गया अलग। यहाँ पर मान लो कि इंसान जो है
वो किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल करके, बोन के हैंडल का इस्तेमाल करके, कोई भी ऐसे औजारों का इस्तेमाल करके यहाँ पर वो एक नक्काशी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक एनिमल बनाया, लाइक अ कैटल, ठीक है, ये कैटल जैसी फिगर का एक उन्होंने एक एनिमल बनाया। तो ये एनिमल उन्होंने पेंट करके नहीं बनाया। पीट्रोग्लिफ्स में ना सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, क्योंकि अगर वो पेंटिंग होता तो हम उसको रॉक पेंटिंग कहते थे। लेकिन पीट्रोग्लिफ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अपार्ट फ्रॉम द पेंटिंग्स ऑन रॉक्स, रॉक आर्ट के अंदर एक और चीज़ शामिल होती है जिसको हम पीट्रोग्लिफ्स कहते हैं। तो ये पीट्रोग्लिफ्स है क्या, यहाँ पर आपने इसको हैमरिंग करी है, आपने यहाँ पर पत्थर की चट्टान की हैमरिंग करी है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की एनग्रेविंग करी है। आपने यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं ना कि हार्ड सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ बनाना, उसको नक्काशी देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस कोई ड्राइंग तो होती नहीं है कि आपने ब्रश उठाया, कुछ पेंट उठाए और किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर कोई चीज़ आपने पेंट कर दी, रंग दी। हम रंगने की प्रक्रिया को तो इंस्क्रिप्शन नहीं बोलते हैं, इतना तो हम बेसिक हिस्ट्री को जानते हैं। हम तो एनग्रेव करने की प्रक्रिया को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जो हार्ड सरफेस पे करा गया हो कोई भी चीज़ एनग्रेव, कोई लेटर, कोई सिंबल, कोई किसी की फिगर, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, एनिमल फिगर हो, है ना। तो जब ये वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया वही है। तो जब आप इतना फिगर बनाओगे, इतना फिगर बनाने के बाद आपने करा क्या कि जब आपने इस चट्टान की इतनी स्पेस को, जहाँ पर आपने ये फिगर बना रखा है, इतनी स्पेस को आपने जब ऑक्यूपाई करा, तो इस एनिमल के फिगरीन को बनाने के बाद इतने से पत्थर या फिर जो इसके अवशेष हैं आपने रॉक के अलग कर दिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इतना सा पत्थर ओवरऑल आपने अलग अलग कर दिया, क्योंकि आपने ये एक एनिमल का फिगर इसके ऊपर एनग्रेव कर रखा था। और इस प्रक्रिया को हम लोग पीट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। अब पीट्रोग्लिफ्स में क्या होता है, ये एक ऐसा शब्द है जब आप रॉक का कोई एक जो सब्सटेंस होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है सब सब्सटेंस ऑफ अ रॉक सरफेस इज रिमूव थ्रू, या तो आप उसके ऊपर एनग्रेविंग कर रहे हो, उसको घिस रहे हो, आपने उसके ऊपर हैमरिंग कर रखी है। अब हथौड़े जैसे आज हम देखते हैं वो वैसे हथौड़े तो नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है। आपने एक बड़ा पत्थर लिया और छोटे पैने पत्थर से आप बड़े पत्थर का इस्तेमाल करके छोटे वाले जो आपका शार्प पत्थर है उसको पीछे से ठोक रहे हो और इसके ऊपर एक ऐसी नक्काशी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपने उसको चिसल करा, छीला मतलब उस रॉक को, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ छेद करने की कोशिश करी ताकि आप कुछ एक फिगर बना सको। जैसे मल्टीपल तरीके से आपको कोई एक सिंबल बनाना है तो आपने इस प्रकार से उसके ऊपर छेद बनाए, डैट इज कॉल्ड इज स्कूपिंग, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया को रॉक पर करना, इसको हम पीट्रोग्लिप्स कहते हैं। और पीट्रोग्लिप्स बेसिकली एक शेप को बोला जाता है जो कि एनग्रेव्ड शेप हो, ब्रूस शेप हो, हैमर्ड शेप हो, चिसल्ड शेप हो या स्कूप्ड शेप हो। कुल मिलाकर बात यही है कि आपने पत्थर का कुछ एक अवशेष, एक टुकड़ा अलग कर दिया होता है क्योंकि आपको उसके ऊपर एक फिगर बनानी होती है। तो प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है वो हमें कुछ परमानेंट प्लेसेस पे देखने को मिलती है, जैसे केव पेंटिंग। अब केव को आप इधर से उधर तो लेकर जा नहीं सकते हो गुफाओं को, इसलिए इसको परमानेंट प्लेस कहा जा रहा है। कभी कभार ये कुछ कुछ चीज़ें जो प्री हिस्टोरिक आर्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं वो पोर्टेबल भी होती हैं। जैसे आपने कुछ नॉर्मल एक फिगरीन्स बना रखे हैं और वो किसी एक आपने छोटे से किसी एक पत्थर पर बना रखे हैं, इसके ऊपर आपने एक नक्काशी दे रखी है, आपने यहाँ पर कोई एक ह्यूमन फिगरीन या एनिमल फिगरीन आपने यहाँ पर बनाया, तो इस छोटे से पत्थर को तो आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर आराम से जा सकते हो। इसलिए प्री हिस्टोरिक आर्ट को आप ऐसा बोल सकते हो कि ये परमानेंट प्लेसेस भी हमें देखने को मिलती है और पोर्टेबल भी होती है कुछ कुछ। और इनमें से कुछ जो रिमेन्स हमें मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू प्री हिस्टोरिक आर्ट, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं अगर आपको पुराने ज़माने के लोगों की कम्युनिटी लाइफ को समझना है। क्योंकि कम्युनिटी लाइफ को यहाँ पर इसलिए लिखा जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो हंटिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, वहीं पर कुछ लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर लेजर टाइम और फ्री टाइम में जब तक कुछ मेंबर्स कम्युनिटी के हंट करने गए हुए हैं तो वो पेंटिंग करेंगे। और कुछ लोग पेंटिंग ना करके एक दूसरी तरीके की आर्ट फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। तो
ये सारी जो प्री हिस्टोरिक आर्ट हैं, ये जो रिमेन्स इसके हमें मिल रखे हैं, फिर चाहे वो परमानेंट प्लेसेस पर हों या फिर पोर्टेबल हों, ये हमें कम्युनिटी लाइफ के अंदर देखने के लिए एक बेहतरीन लेंस देते हैं। ठीक है। और इनमें से कुछ जो प्री हिस्टोरिक आर्ट हैं उनकी एक तरीके से रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। उसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस को डिनोट करने के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है, कल्टिक। ठीक है। या फिर सिंपली वो कल्ट आर्ट फॉर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पूजनीय हैं, जो कि इंसानों के पुराने ज़माने में किसी न किसी एक रिचुअल या रिचुअलिस्टिक पर्पस के साथ जुड़े हुए थे। रिचुअल या रिचुअलिस्टिक पर्पस के साथ वो जुड़े हुए थे, इसलिए इंसान उन आर्ट फॉर्म्स को बनाते थे। ठीक है। अब दोस्तों, जहाँ पर बात ये कल्ट फिगर की या फिर रिलीजियस फिगर की आ जाती है या रिलीजियस सिग्निफिकेंस की आ जाती है, तो हमें हिस्ट्री को पढ़ते हुए हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ इंडिया में ही हो रहा हो। जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसी प्री हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पेलियोलिथिक आर्ट वर्क है, प्री हिस्टोरिक आर्ट वर्क है, वहाँ पर इंसानों ने कुछ ऐसी नक्काशी बनाई, कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ करी जिनकी जो कि एक धर्म के साथ, रिचुअल्स के साथ, उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। जिनकी एक सिग्निफिकेंस है पूजनीय तौर पर। तो हमें सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इंडिया के कोनों में ही हो रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्री हिस्टोरिक आर्ट के साथ ऐसा नहीं है। और यहाँ पर फिर आपको राइटर बताएंगे भी कि हमें रीडिफाइन करना होगा कि बेसिकली जिसको हम आर्ट कहते हैं, तो आर्ट वर्ड को सुनकर हमारे दिमाग में क्या छवि आती है आर्ट की। लेकिन इस एनालिसिस को जानने से पहले ऊपर की बातों को कवर करते हैं। देखो है क्या, जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के अलग अलग कोनों को स्टडी करना शुरू करा विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक एज, और पेलियोलिथिक एज के अंदर जब उन्होंने प्री हिस्टोरिक आर्ट को समझने के लिए वो लोग अलग अलग कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स गए, तो उनके सामने जो ये पिक्चर आई वो कुछ ऐसी पिक्चर थी कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका के दक्षिण पार्ट में क्रिस्टल क्लियर एविडेंसेस और अच्छे खासे एविडेंसेस मिले हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को, जहाँ पर बड़ी सारी चीज़ों को देखते हुए, बड़े सारे रॉक्स को देखते हुए, केव्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर पेलियोलिथिक एज से जुड़ी हुई पेंटिंग्स मिली हैं, रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ एनग्रेविंग्स मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के सर्दर्न पार्ट में जो ये रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, ये अपर पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। ठीक है। और रॉक के ऊपर करी गई पेंटिंग्स भी मिली हैं हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को, और इसके अलावा कुछ एनग्रेविंग्स भी मिल रखी हैं, जैसे हम पीट्रोग्लिप्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। ये इस टर्म के बारे में जो हम बात कर रहे थे, पीट्रोग्लिप्स। अब एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इंसानों ने बना रखे हैं, उनको पेंट कर रखा है, उनको एनग्रेव कर रखा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के जो शेप्स, फिगर्स, मोटिव्स जिनको कहा जाता है, वो देखने को अगर हमें मिलते हैं इन रॉक चट्टानों वगैरह पे, तो वो जानवरों के मोटिव्स ही हैं। ठीक है। और इनमें से कुछ जो मोटिव्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हंटिंग रिचुअल्स को। अब यहाँ पर हंटिंग को नॉर्मल हंटिंग शायद से इंसानों के द्वारा कंसिडर नहीं करा जाता होगा, वो हंटिंग को भी एक रिचुअल एक्टिविटी की तरह देखते होंगे। तो जहाँ पर बात ऐसे शब्दों की आ जाए, रिचुअल या रिलीजियस, और ये जो रिचुअल वर्ड यहाँ पर यूज़ करा जा रहा है, ये एक प्रकार से आर्ट फॉर्म के लिए करा जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एज कल्ट आर्ट फॉर्म। ठीक है। अब फीमेल फिगरीन्स जो हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे वीनस फिगरीन्स जो हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिली हैं, ठीक है, इनको फीमेल फिगरीन्स कहा जाता है। और ये वीनस फिगरीन्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि इंसान उस टाइम पर, जैसे हम देवियों की आराधना करते हैं ना, नवदुर्गा पर, दुर्गा पूजा पर, तो ये फर्टिलिटी बिलीव्स और रिचुअल्स में इंसान मानते थे। ठीक है। कि जैसे देवी की कुछ लोग आराधना करते हैं,
कि शी विल गिव ब्लेसिंग्स, कि आपके बच्चा हो, ठीक है। एक लेडी जो है उसकी पूजा करी जाती है, या फिर फीमेल्स की अलग अलग फॉर्म की वर्शिप करी जाती है, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये वाली जो बातें यहाँ पर हो रही हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कोसों साल पहले की हो रही हैं, बरसों साल पहले की हो रही है, ठीक है। तो फीमेल फिगरीन्स जिनको वीनस फिगरीन्स बोला जाता है, ये टर्म है सिंपली, ठीक है। फीमेल फिगरीन्स जो कि हमें प्री हिस्टोरिक एज में, या फिर आप ऐसा कह लो कि पेलियोलिथिक एजेस में जो देखने को मिलती हैं, उनको वीनस फिगरीन्स के नाम से डिनोट करा जाता है। और वो रिप्रेजेंट करती हैं डैट पीपल हैड फर्टिलिटी बिलीव्स एंड रिचुअल्स, मतलब दे यूज टू गिव रिस्पेक्ट टू फीमेल गॉडेस ऑल्सो। अब वो मूर्ति वगैरह उन्होंने कुछ नहीं बनाई, लेकिन इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशंस हमें रॉक पेंटिंग और एनग्रेविंग्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप पढ़ते हो कि वहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से हमें कुछ जो आइडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, कुछ जो मूर्ति हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ मूर्ति वगैरह नहीं मिल रही। यहाँ सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग है और कुछ एनग्रेविंग्स हैं पत्थर के ऊपर, या तो पेंट करा गया या पत्थर को खोद खोद कर तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर एक नक्काशी करी गई है। ये तो बात हो गई, अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका के साथ एसोसिएटेड है। भारत के अंदर क्या सीन है प्री हिस्टोरिक आर्ट को लेकर, या फिर पेलियोलिथिक एज को लेकर, कि वहाँ पर कुछ आर्ट फॉर्म्स वगैरह या फिर कल्ट कुछ आर्ट फॉर्म्स जो हैं जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो ऐसे कुछ देखने को मिले हैं क्या? तो भारत के अंदर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक आर्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की आर्ट हो, चाहे वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करती हो या फिर वो आर्ट फॉर्म रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड ना करती हो, इस चीज़ के बहुत कम एविडेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी है, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का भी ऐसा मानना है कि ये एविडेंसेस हो सकता है कि वक्त और हालातों के चलते आगे चलकर एविडेंसेस तो हो, मतलब हमारे पास होते, लेकिन वो इतिहास के पन्नों के साथ खो गए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत कुछ है डिस्कवर करने को, आगे चलकर क्या पता मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हमें इस चीज़ को रीडिफाइन करना होगा कि जब भी ये शब्द हमारे सामने आता है आर्ट, तो आर्ट को हम किस तरीके से समझते हैं। क्या हम आर्ट को सिर्फ ऐसे ही समझते हैं कि किसी ने किसी एक केव पर, एक दीवार पर एक पेंटिंग कर दी थी, तो क्या सिर्फ एक वही एक आर्ट है या फिर आर्ट की फॉर्म है? तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि प्री हिस्टोरिक एज के जो लोग हैं वो किस प्रकार की आर्टिस्टिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो रिमेन्स हैं, जो प्रूफ्स हैं वो अवेलेबल हैं। रिसेंट ईयर्स में जो एविडेंसेस हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया, वो इंक्रीज हुए हैं, मतलब एक के बाद एक जहाँ जहाँ पर स्टडी करी जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा, वहाँ पर हमें ठोस तरीके के पुख्ता सबूत हमें मिल रहे हैं। तो जैसा कि अभी ऊपर आपको बोला जा रहा था कि देयर इज मच लिटिल एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक आर्ट इन इंडिया, तो ये जो बोला जा रहा था कि एविडेंसेस भारत के अंदर कम है विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक आर्ट, ये इसके कंपैरिजन में बोला जा रहा था कि जितने पेलियोलिथिक आर्ट फॉर्म्स हमें यूरोप में देखने को मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिले हैं, उसके कंपैरिजन में प्री हिस्टोरिक आर्ट भारत के अंदर कम देखी गई है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में जिन जिन साइट्स पर डिस्कवरी हुई है, तो इसके नंबर भी इंक्रीज होते चले गए हैं, और कुछ कुछ केसेस में कुछ प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म्स भारत के अंदर लोअर पेलियोलिथिक एज में भी देखने को मिलती है। अब देखो ये चीज़ बनाता है हमारे इतिहास को एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास, क्योंकि अगर आप बात यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका की कर भी लो, यहाँ पर आपको जो प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो जनरली, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपर पेलियोलिथिक एज के ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन भारत के अंदर ओवरऑल वैसे ही कम मिलते हैं, चाहे फिर वो आप किसी भी एज को बोल लो, चाहे लोअर की आप बात कर लो, चाहे मिडिल की बात कर लो, या अपर पेलियोलिथिक एज की बात कर लो। लेकिन भारत के अंदर लोअर पेलियोलिथिक एज में भी आर्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगह पर, ऐसा हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने वेरीफाई कर रखा है अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब कभी कभार कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं अगर हम प्री हिस्टोरिक आर्ट को इंटरप्रेट करना चाहें, ठीक है। दो तरह की प्रॉब्लम आती है, एक तो इसको डेट देने की प्रॉब्लम कि हम इसको कितनी पुरानी या कितनी नहीं माने, और एक दूसरी प्रॉब्लम आती है इंटरप्रेट करने की प्रॉब्लम, ठीक है।
और ये चीज़ भी ये चीज़ भी असर्टेन करने में, यानी कि इस चीज़ की भी एक पुष्टि करने में कि ये जो आर्ट फॉर्म हमें मिली है, प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म, क्या ये सिर्फ एक यूटिलिटेरियन आर्ट फॉर्म है, ठीक है, या फिर इसकी इसका कोई फंक्शन हुआ करता था या कुछ सिग्निफिकेंस हुआ करता था इंसानों की ज़िंदगी में। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके सामने किसी एक केव पर आप भिम्बेटका घूमने गए और वहाँ पर आपको कोई एक पेंटिंग देखने को मिल रही है, तो आप इसको क्या मानोगे कि इंसान इसको फ्री टाइम में जो है ऐसी कुछ भी पेंट कर देते थे, और क्योंकि वो अवशेष, वो पेंटिंग आज भी हमारे सामने अवेलेबल है, तो हम इसको ऐसे ही मान लें कि इंसान ने तो ऐवे ही बना दी होगी, फालतू में बना दी होगी। या फिर इंसानों के द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग्स थी, जो आर्ट वर्क थे, जो प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म्स थे, क्या उनका कुछ फंक्शन था, क्या उनकी कुछ सिग्निफिकेंस थी इंसानों की ज़िंदगी में। तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है जिसको हिस्टोरियंस अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते, और ये वैसे भी नहीं कर सकते हम। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इतने पुराने ज़माने की बात छोड़ो, आपके घर में नॉर्मल सी कोई एक चीज़ रखी हुई है आपकी स्टडी टेबल पर, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके घर में, तो उसको भी अगर कोई बाहर का पर्सन अगर इंटरप्रेट करे कि ये आपको ऐसे किसी ने गिफ्ट में दे दिया था क्या, या आप इसको बाजार से ऐसे उठा कर ले आए थे क्या, क्योंकि आप बहुत सारा सामान खरीद रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो ये भी आपको पसंद आ गया, ये 20-30 रुपए का था, तो आप इसको ऐसे उठा कर ले आए। या फिर इसकी रेलेवेंस आपकी स्टडी टेबल पर होना, इसका आपके रूम में होना, तो इसकी कुछ रेलेवेंस या इसका कुछ फंक्शन है कि आप इसके साथ कुछ करते हो कि नहीं करते हो। तो ये तो चीज़ से एक इंटरप्रिटेशन है ना। इसके ऊपर बस अलग अलग तर्क हो सकते हैं। अब असली बात तो आप जानते हो, तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि असली बात तो सिर्फ उस जमाने के इंसान जानते थे, ठीक है। अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, इसको इसके पीछे जो डेट दी जाती है, इसको इंटरप्रेट करा जाता है, इसमें कुछ कुछ दिक्कतें क्या आती हैं। अब एक जो काफ़ी डैमेज्ड अपर पेलियोलिथिक एज का हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है, वो मिला है एक कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट। हड्डी है, लेकिन हड्डी को हड्डी ना बोलकर, बोन ना बोलकर, सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इट हैज़ कार्विंग ऑन इट। इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्विंग बनी हुई है। ये कहाँ मिला है हमें? उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेलन वैली है, ठीक है, वहां पर एक जगह है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला एक साइट है उत्तर प्रदेश के बेलन वैली में। वहां पर हमें एक ऐसा हड्डी का अवशेष मिला है जिसके ऊपर कुछ कार्विंग हो रखी है। अब यहाँ पर ना, जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम देखो कैसे आती है। तो दो प्रकार के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिसको दो ग्रुप्स के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट दो अलग अलग नज़रों से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिस इज़ अ मदर गॉडेस फिगरीन, ठीक है, ये एक मदर गॉडेस का फिगर है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सिंपली एक हारपून है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, लोहंदा नाला के अंदर जो यहाँ पर मिला है एक कार्व्ड बोन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो है ये एक हारपून है, और कुछ लोगों का मानना है ये मदर गॉडेस का कोई एक फिगरीन है, ठीक है। अब दोस्तों, ये हारपून क्या होता है, इसका मीनिंग समझो। एक लंबा सा लेकिन पतला सा वेपन जिसके शार्प पॉइंट एंड्स होते हैं, और जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा नहीं फेंका जाता है आजकल के लोग, जैसे आपने देखा होगा कि वो मछली को पकड़ने के लिए ऐसे कुछ कांटा फेंक रहे हैं और फिर पकड़कर समुद्र के किनारे काफ़ी टाइम तक वो बैठे हुए हैं। इस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है हारपून, ये, ठीक है। मछली के पकड़ने के कांटे को मतलब जनरली यूज़ करा जाता है। आप इसको यूज़ कैसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मछली को आपको इसको पकड़ना है, लेकिन एक लंबा सा, ये एक पतला सा वेपन होता है, ठीक है, जिसके शार्प एजेस होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो।
अब उस फिगर को हम दोबारा देखते हैं ज़रा। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये एक हारपून है, इंसान इससे कुछ ना कुछ करते होंगे, कुछ बनाते होंगे इसके, क्योंकि पैने एजेस हैं, तो ये एनग्रेविंग करने की आसानी से काम आ जाता होगा बड़ी बड़ी पत्थरों चट्टानों पर, या इंसान हो सकता है कि इससे किसी एनिमल को किल करते हों। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये एक मदर गॉडेस की बेसिकली फिगर है। ठीक है, उनका ऐसा मानना है। तो यहाँ पर आ जाती है दिक्कत ऐसी चीज़ों को देखकर। किस चीज़ की दिक्कत? इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जानवरों के कुछ जो दांत हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां के केव से। ठीक है, तो एनिमल टीथ फाउंड इन अ केव एट कुरनूल, यहां पर उसके अंदर कुछ ग्रूव्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि ये अटैच करे जाते होंगे किसी एक स्ट्रिंग से। मतलब यहाँ पर एक छेद है दांतों के अंदर। अब छेद कैसे हो सकते हैं? दांतों के अंदर अगर छेद हैं और एक दांत मिला जैसे एनिमल का टीथ, और ऐसे और भी दांत अगर मिलते हैं जहाँ पर ऐसे छेद हैं, तो हम ये मानते हैं कि यार ये जो छेद है कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली तो हुआ नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो छेद हो रखा है। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इंसान इससे पास होकर, जैसे मान लो कि ये आपके पास ये एक दांत है और इसके अंदर हो रखा है एक ये छेद, तो हिस्टोरियंस इसको ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर से जो इंसान है वो किसी ना किसी स्ट्रिंग को बेसिकली पास करते होंगे, या फिर इस प्रकार के दांतों की माला जो है वो गले में पहनते होंगे। तो अगेन यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ है कि इसको आप कैसे भी करके देख सकते हो। अब हिस्टोरियन का ये, तो हम भी कैसे भी करके अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका, कुछ भी करके कुछ भी स्टोरी बना सकता है हमारा दिमाग इसको देखकर। तो या तो इससे कोई स्ट्रिंग पास होती होगी, और इंसान उसके बाद उस स्ट्रिंग को बनाने के बाद एक नेकलेस की तरह इसको पहनते होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर भिमबेटका की बात करें, यहाँ पर हमें एक सर्कुलर डिस्क देखने को मिलती है जो कि चैलकेडोनी पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक सॉफ्ट सैंडस्टोन की डिस्क जो है वो हमें इलाहाबाद के साउथ वेस्ट कॉर्नर से देखने को मिलती है एट अ साइट नोन एज मैहार। तो ये दोनों जो डिस्क है, एक जो हमें एमपी के भिमबेटका साइड से मिली है जो कि चैलकेडोनी की बनी हुई है, और एक जो हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर मैहर साइड से मिली है जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और वेल क्राफ्टेड एंड स्किल्ड वर्क वाली जो डिस्क है ऐसी हमें प्रतीत होती हैं। इसलिए इसको एशुलियन टूल्स बोला जाता है, समझा जाता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो कि पेलियोलिथिक एजेस से करी गई है वो है एक ऑस्ट्रिच का अंडा मिला है हमें। एक ऑस्ट्रिच का अंडा मिला है। ये वाली चीज़ मयूर आपको याद होगी, ऑस्ट्रिच के बारे में मैंने 9th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी में ये चीज़ बताई थी। वहाँ पर दे रखा था, हमने सेम चीज़ को पढ़ा था कि अगर प्री हिस्टोरिक एजेस में एनिमल्स की अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो वहाँ पर ये याद रखना कि ये जो ऑस्ट्रिच है इसकी भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। रिया एंड मयूर, यूपीएससी को इस प्रकार के सवाल पूछना बहुत पसंद है कि क्या जो प्री हिस्टोरिक लोग थे क्या वो ऑस्ट्रिच से फेमिलियर थे, क्या उसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यस, देखने को मिलते हैं। और ऑस्ट्रिच के बारे में यहाँ पर हम कोई छोटी मोटी बात नहीं करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से इसका एक बॉक्स भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिच एगशेल बीड जो है इसका एक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें एक बॉक्स दे रखा है, इसके बारे में और डिटेल में अभी हम बात करेंगे।
लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले उसको समझ लेते हैं। तो एक पीस मिला है हमें ऑस्ट्रिच के एग शेल का, जो कि एनग्रेव्ड हो रखा है विद 2 पैनल्स ऑफ क्रिस क्रॉस डिजाइंस। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच के एग शेल पर कुछ एक नकाशी इंसानों ने बना रखी है। ठीक है, 2 पैनल मतलब 2 जैसे टुकड़े करे गए हैं ऑस्ट्रिच के एग शेल के, और क्रिस क्रॉस डिजाइन उन पर बन रखी है। ये हमें देखने को मिलता है फ्रॉम अ साइट नोन एज पटने, और पटने के अंदर ही हमें 4 परफोरेटेड बीड्स देखने को मिलती हैं और एक इनकम्प्लीट बीड देखने को मिलती है। और ये बीड किसी ऐसे वैसे पत्थर से नहीं बनाई गई है, ये बीड्स बनी है ऑस्ट्रिच के एग शेल से। सोच के देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम बीड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं कि लोथल जो है वो एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी हुआ करती थी अपार्ट फ्रॉम डोकयार्ड, जो लोथल की जो साइट है। लेकिन यहाँ पर जो बीड्स देखने को मिलती हैं हमें प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, पेलियोलिथिक एजेस के अंदर, वो ऑस्ट्रिच के एगशेल से बनी हुई है, और इसके भी एविडेंसेस हमें पटने से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पटने के अलावा एक इसका एविडेंस हमें भिम्बेटका के रॉक शेल्टर से भी देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपर पेलियोलिथिक एज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं, अब कभी कभार ऐसी भी कुछ आर्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिल जाती हैं प्री हिस्टोरिक एजेस से, जिसमें आर्टिस्टिक काम तो हो ही रखा है इंसानों का, उनका आर्टिस्टिक स्किल तो हमें देखने को मिल रखी है, लेकिन वो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। तो ऐसा एविडेंस हमें अगेन भिम्बेटका से देखने को मिलता है। भिम्बेटका की केव्स को ना नंबर दिए जाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिखा हुआ है केव 3F24। ये हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट अपनी सहूलियत के लिए, पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजिस्ट अपनी सहूलियत के लिए, जैसे आपको मैं एक रूम दूँ, ठीक है, या एक कैसल एक विला की बात कर लें, और उसके अंदर ना बहुत सारे कमरे हों, अनगिनत कमरे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है यार ऐसा तो विला मैंने कभी देखा ही नहीं है जिसके अंदर इतने सारे कमरे हैं और हर कमरे के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ मिल रही है, और मेरे पास कुछ महीनों का टास्क है जहाँ पर मुझे इसको डिटेल्ड तरीके से इसके बारे में स्टडी करनी है। इतने सारे कमरे हैं इस कैसल इस विला में, मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी सहूलियत के लिए किसी को कुछ ना कुछ नंबर तो दोगे ना। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब मान लो कि रिया यहाँ पर स्टडी करने गई है एज आर्कियोलॉजिस्ट बन के, तो उसने इसको RA नाम दे दिया। मयूर अगर आप स्टडी करने गए हो तो आपने इसको M01 करके नाम दे दिया। तो ये बस नाम होते हैं, कोड्स होते हैं, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं अपनी सहूलियत के लिए इसको नाम दे देते हैं। जैसे कुछ एक केव का सेक्शन होगा F, तो उन्होंने जैसे इधर खुदाई कर ली, इधर खुदाई कर ली, इधर खुदाई कर ली, तो उन्होंने 24 नाम दे दिया। अब ये तो आर्कियोलॉजिस्ट ही अच्छे से जान सकते हैं, हमारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये चीज़ हमें भिम्बेटका के अंदर देखने को मिली है कि ऐसी प्री हिस्टोरिक आर्ट का एक एविडेंस हमें देखने को मिला है जहाँ पर हमें इंसानों की आर्टिस्टिक स्किल तो देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ दैट आर्टिस्टिक स्किल होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑल्सो। और इस केव को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑडिटोरियम केव। इस केव को नाम दिया गया है, इस केव 3F24 को नाम दिया गया है ऑडिटोरियम केव। ये बिलोंग करती है टू लोअर पेलियोलिथिक एज। अब यहां पर एक ना कमरे के अंदर एक लंबी सी सुरंग है। लंबी इसलिए क्योंकि वो 25 मीटर लंबी सुरंग है जो कि एक हॉल तक जाती है। अब समझ गए इसको ऑडिटोरियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ऑडिटोरियम के स्ट्रक्चर की तरफ हमें लेकर जाती है जहां पर ना 3 एंट्रेंसेस है। अब ऐसी यूनिक बात आपने अभी तक भिम्बेटका के बारे में नहीं सुनी होगी, तो ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं उपेंद्र सिंह की बुक में, तो इसके नोट्स आपको डेफिनेटली बनाने चाहिए। क्योंकि मयूर NCERTs तो या तमिलनाडु की बुक्स तो सिर्फ भिम्बेटका का साइड लेकर बातों को खत्म कर देती है ना, कि रॉक पेंटिंग वहाँ पर मिली थी, ऐसा ऐसा हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इससे ज़्यादा बातें हम भिम्बेटका के बारे में रिया मयूर कहीं पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सोच के देखो, पहली बार आपको ये बताया जा रहा है कि भिम्बेटका में एक ऐसी एक मतलब भिम्बेटका के वैसे तो केव में बड़े सारे केव्स हैं,
बड़ी है वो साइट भीमबेटका की। एक केव 3F24 के नाम से केव है जिसको ऑडिटोरियम केव बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पर एक ना रूम के अंदर एक लंबा सा हमें टनल मिला है 25 मीटर लंबा, जो कि हॉल की तरफ लेकर जाता है। 3 एंट्रेंसेज है यहाँ पर। अब अगर आप केव के मिडल में पहुंच जाओ तो वहां पर एक आपको बहुत बड़ी रॉक देखने को मिलती है। अब एक जो इसका रॉक का जो एक जो इसकी रॉक की जो साइड है वो टनल की तरफ जो फेस कर रही है वो फ्लैट है और वो वर्टिकल है। और इसके ऊपर आपको 7 क्यूप्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये क्यूप्यूल्स क्या होते हैं? कप लाइक डिप्रेशन। मतलब ये आपके पास एक रॉक है, एक चट्टान है, ठीक है। और जैसे दीवारों में कई लोग ऐसे होल्डर्स नहीं बना देते हैं जैसे आजकल के घरों में, जैसे किसी चीज को रखने के लिए, ऐसे वाले। इसके ऊपर लोग कैंडल वैंडल रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें ये जैसे 4 5 6 7 ये 7 क्यूप्यूल्स देखने को मिलते हैं, कप लाइक डिप्रेशन, जो कि लगभग 17 मिलीमीटर डीप है, ठीक है। अब इस रॉक से, ये जो बड़ी वाली रॉक है अंदर, इस रॉक से थोड़ा सा मीटर अगर आप दूर हो, हल्का सा कुछ मीटर्स अगर आप दूर हो जाओ, तो इस गड्ढे में, इस टनल में अगर आप इसके बॉटम पे जाओगे तो एक और बड़ा पत्थर आपको देखने को मिलता है। और इस पत्थर पे क्या हो रखा है कि इट हैज 1 सिंगल लार्ज कप मार्क। यहां पर आप नीचे गए, एक पत्थर और है। अब ऊपर वाले पर 7 क्यूप्यूल्स थे, इस पे लेकिन एक ही काफी बड़ा सा एक कप मार्क है, लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर कुछ मिएंडरिंग लाइंस भी हैं जो कि इसकी सरफेस पर कार्व्ड हो रखी हैं। मिएंडरिंग लाइंस मतलब ऐसी मिएंडरिंग रिवर होती है ना, जैसे हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ऐसे कुछ कुछ मार्किंग भी हो रखी है, लेकिन कप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है, ठीक है। अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो रॉक है जिसके अंदर मल्टीपल क्यूप्यूल्स थे, कितने थे? 7 थे। इसको रॉक गोंग की तरह यूज करा जाता होगा। अब ये रॉक गोंग क्या होता है, इसको देखते हैं जरा। रॉक गोंग एक ऐसा स्लैब होता है पत्थर का, डेट इज हिट लाइक अ ड्रम, ठीक है। ये एक ड्रम की तरह हिट करा जाता होगा, इसलिए इस पर ये वाले निशान ऐसे, इसी को बोले जा रहे हैं क्यूप्यूल्स। ये देखो, ये कप जैसे डिप्रेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या बातें बोली जा रही है उपेंद्र सिंह की बुक में, समझ में नहीं आ रहा। देखो, इसके लिए मैंने जो कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं कि एक ऑडिटोरियम केव है। अब मयूर, ऑडिटोरियम में तो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ना, और फंक्शंस को परफॉर्म होने के लिए जैसे पहले आप ऑडियंस को बुलाओगे, फिर घंटी वगैरह बजाकर या कोई बोंग बजाकर या कोई बेल बजाकर टन 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 करते आप बुलाओगे भी तो ऑडियंस को। तो सोच के देखो, हिस्टोरियंस की अगर ये वाली बात ठीक है, वैसे तो एक इंटरप्रिटेशन भी है, लेकिन अगर ये वाली बात जो वन ऑफ द ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन बोल रहे हैं कि ये एक रॉक गोंग की तरह यूज करा जाता होगा, यानी कि पत्थर को घंटा बनाकर बेसिकली उस टाइम पर यूज करा जाता होगा, इसलिए उस पर किसी दूसरे पत्थर से निशान मारे जाते होंगे। जैसे मतलब मान लो कि ये माइक जो है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक रॉक गोंग है, और मेरे हाथ में ये जो पेन टैबलेट का पेन है, मैं इस पर ऐसे ऐसे करके मार रहा हूँ, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अब हम शो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवरीबडी लिसन। अब जैसे ही मैं जिस पे मार रहा हूँ तो आवाज़ भी आ रही है, और ऐसे निशान भी बन जाएंगे अगर मैं किसी बड़ी चीज़ से इसको मारूंगा तो ये चीज़ है, ठीक है। और ये जो मार्क हैं इस पे इसलिए आ रखे हैं क्योंकि रिपीटेडली इसको बार बार हिट करा जाता होगा। जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर जनवरी के महीने के अंदर, जैसे आज से अगर हम रिलेट करें तो जनवरी के महीने के अंदर कोई एक शो हुआ, या फिर मंडे वेनेसडे फ्राइडे को यहाँ पर कोई एक
शो होता होगा, कार्यक्रम होता होगा, ये चीज़ है। तो इट इज़ लाइकली डैट और कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि ये वाले जो मार्क्स हैं ये डेलिबरेटली एक पत्थर पर बनाए गए होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक कम्युनिटी रिचुअल या कुछ फेस्टिवल चलता होगा इंसानों का, और उस टाइम पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते होंगे। तो सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद जब कोई एक पूजा प्रार्थना करी जाती होगी, कुछ भी मंत्र वगैरह पढ़े जाते होंगे, जैसा वो अपनी भाषा में बात करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, असली बात तो देखो वही ज़माने के लोग जानते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसके चलते सबको एक, जैसे कहते हैं ना कि 2 मिनट का सब लोग मौन रखेंगे, शांति रखेंगे, तो सब पहले लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हम उनको बोलेंगे साइलेंस साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर, या साथ में आप खड़े हो जाओ, अब आप गाओ, या फिर 2 मिनट का मौन रखो। तो सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए मुझे एक बड़ी आवाज़ की ज़रूरत है, तो वो बड़ी आवाज़ ऐसे एक रॉक गॉन्ग पर ऐसे करते हुए बेसिकली लोगों को बताई जाती होगी। तो ये जो क्यूपिल्स हैं भीमबेटका केव के अंदर, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक आर्ट है पूरी दुनिया की। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो हम अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इस लेक्चर के, वो था कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका के अंदर तो आपको अच्छे से एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर एविडेंसेस आपको प्री हिस्टोरिक एज के कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इंडिया में जितने भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं उनकी शुरुआत लोअर पेलियोलिथिक एज से होती है, लेकिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर सारी शुरुआत अपर पेलियोलिथिक एज से होती है। तो हमारे यहाँ चीज़ें कम हैं लेकिन पुरानी है भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम ही देख लो, लोअर पेलियोलिथिक एज से जाते हुए अपर पेलियोलिथिक एज की स्टार्टिंग का, तो वो काफ़ी लंबे अरसे का एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली ये जो प्री हिस्टोरिक क्यूपुल्स हैं ये हमें दुनिया के और भी कोनों में देखने को मिले हैं, ज़रूर मिले हैं, लेकिन दे आर अनलाइकली टू रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट रॉक आर्ट एवर मेड। जितने पुराने, मतलब राइटर आपको ये कहना चाह रहे हैं, भीमबेटका की तारीफ करना चाह रहे हैं बेसिकली राइटर यहाँ पर, उपेंद्र सिंह मैम अपनी बुक के अंदर भीमबेटका साइड की तारीफ कर रही है कि बाकी जगहों पर भी ऐसे हमें रॉक गॉन्ग मिले हैं, ऐसे हमें क्यूपिल्स मिले हैं, लेकिन इतने पुराने नहीं हैं वो जितने भीमबेटका के ये जो रॉक क्यूपिल्स हैं। ठीक है, तो भीमबेटका के अंदर ये जो सरवाइव कर पाई ये सब चीज़ें, ये इनके बेटर चांसेस से सरवाइव करने के एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग्स, क्योंकि पेंटिंग्स तो जैसे ऐसे है कि वो खुले में बनाई जा रही हैं चट्टानों के ऊपर, तो बारिश आई, आंधी आई, तूफान आई, ऐसा हज़ारों सालों तक होता रहा, तो वो पेंटिंग कुछ कुछ धुंधली भी पड़ गई होंगी, कुछ कुछ मिट भी गई होंगी। लेकिन ये जो निशान है पत्थर के ऊपर, जैसे किसी ने कोई हथौड़े से मारा हो, ये आज तक इंटैक्ट है वैसे के वैसे ही। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के अंदर एक और साइट है अपार्ट फ्रॉम भीमबेटका, जिसको हम कहते हैं बगोर वन। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस देखने को मिलता है अपर पेलियोलिथिक एज का। ठीक है, 9000 से 8000 BC तक का। ठीक है, ये आप नंबर छोड़ो, मध्य प्रदेश की ये जो बगोर साइट है, बगोर वन, इसको याद रखना। बगोर वन क्यों बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बगोर साइट पर स्टडी करने गए तो ये साइट हो सकता है कि इतनी बड़ी हो, और आपको फिर उसको, जैसे मैंने मान लो आप इसको स्टडी करना चाहते हो, फिर आप इस पार्ट को स्टडी करना चाहते हो, आप इतने से पार्ट को स्टडी करना चाहते हो, फिर आप इस पार्ट को स्टडी करना चाहते हो, तो आप बेसिकली कर कह रहे हो कि यहाँ पर आप इसको नंबर दे दोगे कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, यहाँ पर कोई और है तो ये फिफ्थ है, ऐसे करके आप इसको नंबर दे दोगे। ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट का एक पर्सपेक्टिव होता है स्टडी करने का। जस्ट लाइक यू मेक योर नोट्स, आप अपनी नोट्स को अपनी तरीके से डिज़ाइन करते हो, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट अपनी स्टडी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं नंबर्स दे देकर। तो काम की बात यह है, यहाँ पर एक हमें बगोर साइट पर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि बनाया गया था सैंडस्टोन रबल से, सैंडस्टोन के पत्थर से। 85 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है। ठीक है, अब इसके सेंटर में एक नेचुरल स्टोन का एक पीस जो है वो गड़ा हुआ है। ठीक है, देखने को मिलता है हमें, और उसके ऊपर एक स्ट्राइकिंग पैटर्न है कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगुलर लेमिनेशंस का, जिसके अलग अलग कलर है। और कलर देखो, लाइटिश येलो से, लाइट येलो रेड से
डार्क रेडिश ब्राउन के कलर्स हमें आपको इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पत्थर को इंटैक्ट फॉर्म में तो फाउंड नहीं कर रखा है, ठीक है, 9 इसके टुकड़े भी मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के पास, यानी कि बगोर वन की साइड के आसपास। और जब उन 9 पत्थरों को ज्वाइन करा गया उस बड़े वाले पत्थर से, तो टोटल 10 पीसेस जो हो गए उस पत्थर के, उसको ज्वाइन करा गया, तो वो एक ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न दे रहे थे, ठीक है। अब ट्रायंगल्स की 3 साइड होती हैं, तो ट्रायंगुलर शेप का जो पैटर्न था वो कुछ ऐसे निकल कर आया कि ये जो लंबाई में था वो था 15 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई में था 6.5 सेंटीमीटर और मोटाई में था 6.5 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगुलर स्टोन था, इट वॉज एविडेंटली ओरिजिनली प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाता होगा। जैसे जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऐसा करके आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। अब ये जो एक सैंडस्टोन रबल मिला जो कि हल्का सा येलोइश ब्राउनिश पैटर्न में था, तो ये पत्थर एक्चुअली ना कुछ इसके ऊपर रखा गया होगा, वो ऐसे रखा गया होगा, ये ऐसा राइटर आपको बताना चाह रहे हैं। वो अलग बात है कि इसके कुछ जो टुकड़े हैं, कुछ जो अवशेष हैं, वो टूटे हुए ऊपर का ये जो कुछ पार्ट है इतना, यहाँ पर लगभग वो 9 पीसेस इधर उधर टूटे फूटे गिरे हुए थे। जब उनको जोड़ा गया तो वो प्रॉपर तरीके से, जैसा एक ट्रायंगुलर शेप का जो पत्थर होता है या ट्रायंगुलर शेप होती है, एक ऐसा पत्थर हमें प्रतीत हो रहा था। ये और यहां पर क्या है, जो कोल्ड ट्राइब के जो लोग हैं और बाइगा ट्राइब के जो लोग हैं, हु लिव इन दिस पार्ट ऑफ कैमूर हिल्स टुडे, जो आज के समय में जो कोल और बाइगा ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वो इसी प्रकार के सर्कुलर रबल प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और वो वर्शिप करते हैं ट्रायंगुलर स्टोन्स को एज अ सिंबल ऑफ फीमेल प्रिंसिपल। अब फीमेल प्रिंसिपल का मतलब है गॉडेस की फॉर्म में इनको वर्शिप करते हैं और इनको एज अ आइकन मानते हैं गॉडेस का, ठीक है। तो यानी कि हो सकता है ऐसा, अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाएं, कि ये जो पास्ट ट्रेडिशन था, ठीक है, अपर पेलियोलिथिक एज का, जो बगोर वन से डिस्कवर करा गया, उसकी झलक आज भी इंटैक्ट है, आज भी इंटैक्ट है, ठीक है। ये है वो बगोर का ट्रायंगुलर स्टोन, ये कोई ऐसा वैसा स्टोन नहीं है, ये देखो। और यहां पर जो 2 ट्राइबल ग्रुप्स के नाम आपको बताए जा रहे हैं, कोल और बैगा, ये आज भी ऐसे पत्थरों की वर्शिप करते हैं। तो क्या पता ये ट्रेडिशन वहीं से खींचा चला जा रहा हो। इनकी पूजा होती है आज भी। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 11,000 साल पुराना काली का मंदिर। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बगोर श्राइन डिस्कवर कर रखी है, अ देवी टेम्पल विद यंत्र एट सिद्धि इन एमपी, ठीक है। और ये एक आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत ये डिस्कवर करा गया था, ये एक हिस्टोरियन के द्वारा, जोनाथन केनोयर ऑफ हरप्पा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। उनका ये कहना था, द फैक्ट दैट इट इज़ वर्शिप्ड इवन टुडे शोज द रिमार्केबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स इन इंडिया, कि आज भी ये जो धार्मिक परंपरा थी उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक खींची चली हुई आ रही है। और इसको क्योंकि एक गॉडेस की फॉर्म में वर्शिप करा जाता है, तो यहाँ पर ये जो 11,000 साल पुराना जो आपको मंदिर देखने को मिलता है, वो
काली माँ का मंदिर है, बगोर श्राइन। ये जो ओरिजिनल फ़ोटो मैंने अभी आपको इसकी दिखाई, कहाँ गई, हाँ ये आप पास से देख लो उसको। ये देख रहे हो, ये वो ट्रायंगुलर स्टोन्स हैं, ये वाले, ये सारे। काली माँ का मंदिर के, काली माँ का मंदिर बनाकर इसको, अभी मंदिर आपको कोई बहुत विशाल, वो बहुत वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जैसा था इसको आज भी वैसे इंटैक्ट रखा गया है। ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा एक ऑस्ट्रिच एगशेल का जो बीड्स हमें मिली थी उसका एक बॉक्स है, इसको तो हम अलग लेक्चर बनाकर पढ़ेंगे। एक ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मोर रिसेंटली जो साइट्स है, अगेन ये साइट मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं, मंदसौर ज़िले के अंदर। साइट्स का नाम है दराकी चट्टन और चतुर्भुजनाथ नाला। दराकी चट्टन और चतुर्भुजनाथ नाला, ये मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली कुछ साइट्स हैं जो कि मंदसौर ज़िले के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर भी हमें पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ये जो दराकी चट्टन साइट का जो नाम लिया जा रहा है, ये छोटी सी साइट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक केव है जो कि काफ़ी गहरा है, और यहाँ पर हमें 500 क्यूपुल्स, ये जो कप लाइक जो शेप्स हैं वो देखने को मिलती है इस केव के दोनों साइड पर। और जबकि अगर हम दूसरी साइड की बात करें, द लेटर साइड दैट इज चतुर्भुजनाथ नाला, यहाँ पर बड़ी सारी रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डिटेल तरीके से जाना कि पेलियोलिथिक आर्ट और कल्ट्स क्या होते थे, इंसान इनको कैसे बनाते थे, किन किन तकनीक का वो इस्तेमाल करते थे, और उनकी इनोवेटिव टेक्निक्स और साइंटिफिक टेम्परामेंट जितना भी था उस ज़माने के लोगों के अंदर, उन्होंने कैसे उसका इस्तेमाल करके ये आर्ट फॉर्म वगैरह को पैदा करा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।